नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल। संकल्प के यूट्यूब चैनल पर हमारा बेहद एक खास कार्यक्रम है संवाद। दोस्तों, संवाद के आज के इस कार्यक्रम में हम आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो व्यक्ति अपने संघर्षों के बदौलत न सिर्फ अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, बल्कि जिस समुदाय से आता है, जिस जगह से आता है, उस समुदाय को, उस समाज को ऊपर उठाने में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत और पूरी जिंदगी लगा देता है। अपने संघर्षों के बदौलत उस समाज को एक नई दिशा देता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में होता है। एक दलित परिवार में जन्म लेते हैं। रामजी शाकपाल और भीमा देवी की 14वें संतान। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज में उनका क्या योगदान रहा है, क्या क्या उन्होंने काम किया है, पर इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे आज। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं रामजी तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप जानते हैं रामजी तिवारी समीक्षक हैं और गहरा अध्ययन है समाज, साहित्य और संस्कृति पर। तो पुनः एक बार आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इनकी जीवन यात्रा क्या रही है संक्षिप्त में। जी नमस्ते साथियों। जैसा आपने कहा कि 1891 में वे पैदा हुए थे 14 अप्रैल को, और इसी 14 अप्रैल को उनकी जयंती हम लोग मनाएंगे। तो वो पैदा हुए थे इंदौर में, एक जगह है महू। महू, वहाँ पे आप मिलिट्री जो वॉर है उसका वो मुख्यालय है एक तरह से, सेना का। और सेना में ही उनके पिता कार्यरत थे, तो वहीं पे उनका जन्म हुआ था। बाद में जब वो रिटायर हुए 2-3 साल बाद, तो फिर उनका परिवार, वो रत्नागिरी जिले के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के, वो लोग वहाँ चले गए। फिर वहाँ से 1897 में वो बम्बई चले गए। तो बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा बम्बई से ही हुई। वो पहले व्यक्ति थे जो एलिफेंस्टन एक कॉलेज है बड़ा फेमस, तो वहां से उन्होंने मैट्रिक पास करने वाले अपने समुदाय के वो पहले व्यक्ति थे बम्बई से। और फिर वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया। और फिर ग्रेजुएशन के बाद एक जो गायकवाड़ थे वहाँ के, बड़ौदा के, तो वो एक फेलोशिप वो देते थे, तो उस फेलोशिप को उन्होंने अर्जित किया। और उसके बाद वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। ये बात है 1911 के आसपास की। और इस बीच उनकी शादी हो चुकी थी 15-16 साल की उम्र में। तो फिर वो अमेरिका चले गए और वहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री ली। फिर वहाँ से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आए, वहाँ पे उन्होंने वहाँ से पीएचडी किया उन्होंने। और वहीं पे तब तक क्या हुआ कि उनकी जो फेलोशिप थी वो समाप्त हो गई थी और उनको फिर आना पड़ा। लेकिन फिर पीएचडी सबमिट करने के लिए वो गए वहाँ पे, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी किया। और उसके बाद कई विषयों में उन्होंने मास्टर डिग्री ली, डॉक्टरेट किया, और कानून की पढ़ाई पढ़ी, राजनीति शास्त्र में उन्होंने मास्टरेट किया। और जितनी भी समझिए कि महत्वपूर्ण डिग्रियां उस समय हो सकती थी उस दौर में, और विदेशी विश्वविद्यालयों से और भारतीय विश्वविद्यालयों से सब उन्होंने अर्जित की। फिर उसके बाद वो भारत आए, और भारत लौटे तो फिर उन्होंने एक अखबार भी निकालना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस भी बॉम्बे हाई कोर्ट में शुरू की। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा जो समाज की स्थिति थी उसके अनुसार फिर उन्होंने पूरा अपने समाज के लिए, जैसा आपने कहा, उन्होंने अपना सारा कुछ लगा दिया। फिर जब संविधान बनने लगा तो उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके वो चेयरमैन बने। और भारत जब आज़ाद हुआ तो पहले कानून मंत्री बने, फिर राज्यसभा में गए, और 1956 में उनकी मृत्यु हुई, जैसा आपने बताया। तो ये एक पूरी जीवन यात्रा रही। अंबेडकर हम देखते हैं कि एक दलित परिवार में जन्म लेते हैं वो, और हमारी जो सामाजिक संरचना है, जो सामाजिक व्यवस्था है, तो उसमें दलितों के साथ जिस तरीके से भेदभाव किया गया है, और एक इंसान होने की जो मामूली शर्त है वो शर्तें भी नहीं दी गई। ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं अंबेडकर, और यहाँ तक की यात्रा होती है कि संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष पद पर वो जाते हैं। तो वो कौन सी परिस्थितियां रहीं, एक दो सवाल इसमें मैं जोड़ूंगा कि वो कौन सी परिस्थितियां रहीं जो अम्बेडकर को अम्बेडकर बनाती हैं, और दूसरी की जो सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया उन्होंने और अपने स्तर से, तो वो किस परिस्थिति में उन्होंने किया, कैसी परिस्थिति थी वो? देखिए, जब वो पढ़ने गए तो एक तो ये था कि उनके पिता सरकारी मुलाजिम थे, तो थोड़ी बेहतर स्थिति थी और लोगों की अपेक्षा, जिस समाज से वो आते थे, लेकिन बहुत बेहतर नहीं था, साधारण मुलाजिम थे वो।
उसके बाद जब वो पढ़ने गए तो उन्होंने देखा कॉलेज में मेधावी छात्र थे, लेकिन उनके साथ सिर्फ जात के नाम पे बहुत विभेद हुआ और बहुत तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। आसपास की स्थिति वो देख ही रहे थे और अपने कॉलेज में उन्होंने देखा कि जब वो इवन कि बाहर के विश्वविद्यालय से बहुत अच्छी पढ़ाई करके आ रहे हैं, उसके बाद भी जब वो यहाँ पे वकील बने, कुछ समय तक वो प्रवक्ता भी बने, मुंबई विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाया भी, तो उन्होंने देखा कि उसके जो उनके सहकर्मी थे, जो उनके साथ के लोग थे, उनको उस तरह से ट्रीट करते थे जैसे कि वो कोई अलग हो, और उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था जिस जो क्षमता थी उनको, और उनको ये माना जाता है ये आदमी तो अछूत है, ये क्या पढ़ेगा और ये क्या जानता है। तो इस तरह से इतना पढ़ने लिखने के बाद भी जो ह्यूमिलिएशन था, तो उसने उनको बहुत कष्ट पहुंचाया। और उन्होंने कहा कि जब हमारे समाज में एक तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी स्थिति पहले ही खराब है, और वहां से पढ़ने लिखने के बाद भी इतना ह्यूमिलिएशन है, तो ये मामला सिर्फ पढ़ाई लिखाई का नहीं है, बल्कि जो मूल है वो जाति का मसला है, सामाजिक विभेद का मसला है। और हमारा जो पूरा फोकस है वो फिर उनका जीवन का फोकस ये हो गया कि जब तक ये चीजें सही नहीं हो जाती तब तक मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बदल नहीं सकती। तो उन्होंने सारा फोकस अपना उस पर ले आ दिया। और फिर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन जब वो चल रहा था, जब वो आते हैं 1920-21 के बाद से, और वो एक्टिव हो जाते हैं करीब 25-26 में आके, 27 में पूरी तरह पे वो एक्टिव हो जाते हैं, और 20 साल आगे जब भारत स्वतंत्र होता है तब तक, तो वो उनका जो पूरा फोकस रहा वो अपने समाज के अपलिफ्टमेंट का फोकस रहा। उनका ये कहना था कि अगर आजादी मिल भी जाती है और समाज हमारा इसी तरह से रह जाएगा तो वो आजादी हमारे लिए किसी काम की नहीं है। तो सबसे जरूरी ये है कि हम अपने समाज को पहले अपलिफ्ट करें, और वो समाज जो बहुत खराब हालत में रहे, तो वो उन्होंने अपनी जिंदगी का उसे उद्देश्य बना दिया। ये सारी परिस्थितियां रही उनके सामने, और उसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या योगदान रहा उनका, मतलब क्या क्या काम किया उन्होंने। हाँ, ये जैसे आपने पहले बताया है कि संविधान सभा को लेके, इससे पहले आप देखिए तो अंबेडकर ने पहली जो पढ़ाई की वो अर्थशास्त्र में की। तो अर्थशास्त्र में ही उनका प्रिय विषय था, और रुपए की जो समस्या थी, रुपए को लेके जो चीज थी, उसकी पूरी इतिहास भूगोल सब उन्होंने लिया था, और उसकी बहुत गहराई से उनका अध्ययन है, उस पर रिसर्च पेपर है उनका। लेकिन जब वो आए तो यहाँ पे देखे, और फिर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका योगदान रहा, 1951 के वित्त आयोग में, मतलब अर्थशास्त्री के रूप में वो लगातार काम करते रहे। लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्री वाले काम को थोड़ा सा पीछे करके जो सामाजिक कार्यकर्ता का जो काम था वो मुख्य रूप से अपने हाथ में लिया, और उन्होंने मांग की कि हमको पृथक निर्वाचन चाहिए, जैसे कि मुस्लिम लोगों को दिया जा रहा है उस तरह से ये चाहिए। और फिर उसके बाद लगातार उस मुद्दे को आप देखें तो गांधी से उनका टकराव होता है, आप देखें तो बहुत सारी मुद्दों पे जो कांग्रेस उस समय लड़ रही होती है उससे उनका टकराव होता है, और उसकी कई बातों की बहुत सख्त आलोचना करते हैं। और फिर वो उनका प्रभाव ऐसा पड़ता है, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनका सारा व्यक्तित्व की, जो संविधान जब बनता है तो उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका चेयरमैन उन्हें नियुक्त किया जाता है, और उनकी देखरेख में संविधान का निर्माण होता है। वो कानून मंत्री बनते हैं, हिंदू कोड बिल भी वो लेके आते हैं, बहुत सारी उसमें परिवर्तन जो कानून है उसमें ले आके। तो एक बहुत कानून के रूप में, सामाजिक विभेद को मिटाने के रूप में, और भारत को एक अच्छा संविधान देने के रूप में उन्हें याद किया जाना चाहिए, और वो उनका काम जो है वो बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा काम है उनका। लेकिन एक चीज हम लोग देखते हैं कि जैसे जब संविधान की बात होती है तो आमतौर पर जो उनका एक फोटो हम लोग देखते हैं, उनकी मूर्तियां भी हर गांव में लगभग दिख जाती हैं मूर्तियां, कि उनके हाथ में एक संविधान है और वो अम्बेडकर के रूप में लेकर के उसको जो है चल रहे हैं वो। तो ये जो मान्यता है कि भारतीय संविधान का निर्माण अम्बेडकर ने ही किया है, ये आम लोगों की एक धारणा है कि संविधान को अम्बेडकर ने ही बनाया, अगर अम्बेडकर नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं बना होता। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, तो इसके पीछे क्या बात। देखिए, ये क्या होता है कि हम लोग जब बात करते हैं तो बहुत तार्किक रूप से नहीं करके एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। जैसे जो उनके आलोचक हैं वो उनको बहुत भाव नहीं देते, कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में तो वो लड़े ही नहीं, और जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि उन्होंने तो भारत का निर्माण ही कर दिया, संविधान उन्होंने अकेले बना दिया, संविधान निर्माता है, और इस तरह की बात कही जाती है, और उन्हीं की वजह से जो है वो भारत बन पाया। मुझे लगता है कि ये दोनों बातें एक्सट्रीम की हैं, अतिरेक की हैं।
देश के आजादी संघर्ष में भी उनका योगदान रहा। उनका योगदान अपने तरह से था, सामाजिक संघर्ष का था। और संविधान निर्माता के रूप में भी हम पूरी तौर पे उन्हें ये कह दें कि उन्होंने ही बनाया, तो मुझे लगता है कि वो उस पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रति अन्याय होगा। जैसे आप देखें तो एक मिथक के रूप में आ जाता है कि गांधी ने आजादी दिलाई। तो गांधी ने आजादी दिलाने में भूमिका अदा की, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसमें 100 सालों में बहुत सारे हजारों लाखों लोगों का योगदान रहा, सिर्फ गांधी का नहीं रहा। और वही स्थिति है कि जैसे अम्बेडकर ने, आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 के आसपास सदस्य थे और 1946 से जो बैठकें उसकी शुरू हुई, तो आप देखेंगे कि उसमें 13 तो मुख्य कमेटियां बनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और उस कमेटियों में सब कमेटियां बनी। जैसे उस किसी कमेटी के नेहरू अध्यक्ष थे, किसी के राजेंद्र प्रसाद थे, किसी कमेटी के सरदार पटेल थे, किसी कमेटी के अंबेडकर भी थे। तो बहुत सारी कमेटियां बनी जिसमें एक डिस्कशन पहले होता था उस कमेटी में, जैसे नागरिकता मान लीजिए, इस विषय पे पूरा डिस्कशन होता था, दुनिया के विभिन्न संविधानों का अध्ययन होता था, बात होती थी, बहस होती थी। कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में वो कमेटी अपनी बात रखती थी, फिर सब कमेटी बात रखती थी, फिर जो उसके आम मेंबर थे वो बात करते थे, फिर एक बात आती थी। तो ऐसी जितनी बहसें होती थी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में, वो कमेटियों के द्वारा ले आई जाती थी, उनकी सब कमेटियां एग्जामिन करती थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में लोग भाग लेते थे, विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करते थे, उसमें बहस करते थे, फिर वो बहस जो है वो कोडिफाई हो जाती थी। तो उसमें एक प्रारूप कमेटी बनी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन अंबेडकर थे। और उसमें भी ये ध्यान में रखिए उसमें 7 और लोग थे, उस प्रारूप समिति में 6 और लोग थे, मतलब ये 7वें उसके चेयरमैन थे। तो उस कमेटी का ये जिम्मा था कि जितनी ये बहसें हैं, जितनी ये सारी चीजें चली हैं, तो उसमें क्या चीज ऐसा है कि उसको हम एक कानूनी भाषा में और सिलसिलेवार तरीके से किस चीज को छोड़ें, किस चीज को रखें, और कैसे उसको कोडिफाई करें एक तरह से, वो काम जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी का था। और वो काम जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। तो आप देखें तो वो काम महत्वपूर्ण था, बिल्कुल, लेकिन ये नहीं था कि उसी ने सारा संविधान बना दिया। उसमें संविधान सभा की बड़ी भूमिका थी, पूरा सिस्टम था, और एक 13 कमेटियां, उसकी सब कमेटियां, और उसमें तमाम तरह के लोग, तमाम तरह का अध्ययन, वो सारा चीज मिलके कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में आया, जिसको इन लोगों ने कोडिफाई किया और जो इनके पूरे सुपरविजन में हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। लेकिन ये कह देना कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही संविधान बनाया, मुझे लगता है कि ये अतिरिक्त। बिल्कुल। और एक चीज ये कि अंबेडकर ने जिस वर्ग की लड़ाई लड़ी, जिस वर्ग की स्थापना के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए, तो उनके संघर्षों का क्या परिणाम रहा? और इसमें दो राय नहीं। आप देखें तो जब पृथक निर्वाचन की बात हो रही थी, ये गांधी इरविन समझौते के आसपास, तो इरविन ने जो कहा था, तो उन्होंने 70 सीटें दे दी थी कि ये जो है वो पृथक निर्वाचन में दलित ही इस पे केवल निर्वाचित हो सकेंगे। बाद में जो पूना पैक्ट हुआ और जो समझौता हुआ, उसमें उससे लगभग 2 गुनी सीटें उन्होंने अर्जित की। और पूना पैक्ट में पृथक निर्वाचन तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने उससे 132 सीटें कांग्रेस ने कंसीड किया, वो 70 के बजाय उनको 132 सीटें मिली। तो आप देखें तो एक तरह से दोनों स्तरों पे कि उन्होंने लीगली जो उस समाज का अधिकार था, जो उसकी भूमिका थी, उसको हासिल किया, और दूसरा कि सामाजिक रूप से भी जो विभेद थे उसको उन्होंने बार बार से अपने लेखों में, अपनी बहसों में, अपनी तमाम चीजों में ले आके उसको स्थापित किया, और लोगों के जहन में गया कि भाई ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और इसमें जो है बदलाव होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि संविधान के निर्माण में, जैसे कहा जाता है कि जो भारतीय संविधान है वो सिर्फ विधिक दस्तावेज न होके, जो बहुत सारे पश्चिम के सिद्धांतकार मानते हैं कि वो एक सामाजिक दस्तावेज भी है। कि आप संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि समता का, न्याय का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, ये सारी चीजें इतनी गुथी हुई मिलेंगी कि आपको लगेगा कि ये एक सामाजिक डॉक्यूमेंट भी है, एक सोशल डॉक्यूमेंट भी है। तो उसमें भी अंबेडकर की बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो वो सिर्फ कहें कि अपने वर्ग के लिए ही नहीं, बल्कि एक समाज के लिए भी, एक बृहत्तर समाज के लिए भी उन्होंने एक ऐसा रोड मैप तैयार करवाया, या जिसमें उनकी भूमिका रही, जो आगे चल के भारतीय समाज को एक करने में और साथ लेने में बहुत मददगार साबित हुआ। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नौकरी के दौरान नागपुर में जब वो
कमरे खोज रहे थे जी अपने रहने के लिए, तो पूरे नागपुर में उनको कमरा नहीं मिला। जी और गलती से एक जगह कमरा इस वजह से मिल गया कि उसने जाति पूछा नहीं और इन्होंने बताया नहीं, कमरा मिल गया। तो ऐसी कहानी है कि हजारों सैकड़ों लोग जो है इकट्ठे हो गए उस आदमी को मारने के लिए कि आपने इनको कमरा कमरा क्यों क्यों दिया। दिया? जी तो जाहिर सी बात है कि ऐसी जब परिस्थितियां होती है तो इंसान को सोचना पड़ता है कि हम किस धर्म किस जाति में पैदा होते हैं। जी और ये भी शायद रहा होगा कि अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरी नियत हो सकती है, लेकिन मरना ये मेरी नियत में नहीं है, ये मेरा अधिकार है कि मैं किस धर्म में मरूं। और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जी तो जिन दकियानुसी चीजों को छोड़ करके वो बौद्ध धर्म में जाते हैं, तो क्या बौद्ध धर्म के सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर बौद्ध धर्म बिल्कुल एक साफ सुथरा धर्म है जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है? कुछ इस देखिए तरीके क्या हुआ कि वो इतने ज्यादा कुपित थे वर्ण व्यवस्था से और समाज व्यवस्था से कि वो किसी भी तरह से उसे छोड़ना चाहते थे या उसको बहुत क्रिटिकली उन्होंने उसकी आलोचना की। आप देखें तो एक उनकी सबसे फेमस किताब है, मुझे लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उच्छेद, एक किताब उन्होंने लिखी। उसमें बहुत सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने उसकी जो वर्ण व्यवस्था है हिंदू धर्म में उसकी बड़ी आलोचना की है। और चूंकि उन्होंने आसपास का समाज देखा, वो अपने समुदाय के लोगों को देखा, दलित समाज की स्थिति को देखा, तो वो उनको ये लगा कि ये जो इसका कारण है वो आर्थिक और बाकी चीजें तो हैं, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से ये धर्म है। और उससे उनको हिंदू धर्म से जो है वो बहुत सख्त नफरत हुई। और उन्होंने कहा ये बात, जैसा आपने कहा कि मैं पैदा तो हो गया हिंदू धर्म में लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मैं इस धर्म से बाहर जाना चाहूंगा। तो वो बाद में पहले इस बात की कई लोग कहते हैं कि वो शायद सिख धर्म भी अपनाना चाहते थे। किसी ने कहा कि नहीं वो बिना धर्म के रहना चाहते थे। लेकिन वो फिर बाद में क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब रहने लगी करीब 48 के आसपास, 49 के आसपास, और फिर वो शायद उतने अब सक्षम नहीं रह गए। तो उन्होंने एक सिंबॉलिक रूप से कहें कि आप देखें तो अक्टूबर 1956 में लगभग वो धर्म स्वीकार करते हैं, बौद्ध धर्म। वो नागपुर में एक जगह है जहां पे उन्होंने स्वीकार किया 5 लाख लोगों के साथ, उसे दीक्षा भूमि भी कहा जाता है। अच्छा। और वहीं पे जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली हिंदू धर्म के खिलाफ, या कहें तो मुख्य रूप से वो प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म के खिलाफ है, कुछ बौद्ध धर्म को मानने के लिए है। तो उन प्रतिज्ञाओं में वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को नहीं मानता, मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। ये सब प्रतिज्ञाएं वहां पे खुदी हुई हैं। आप दीक्षा भूमि में कभी अगर नागपुर जाएं तो वहां जाना चाहिए, मैं संयोग से गया हूं वहां पे। तो वो वहां पे जब वो उन्होंने लिया तो अंबेडकर अब एक तरह से समझिए कहिए कि वो अपने अंतिम समय में थे और उनको भी ये एहसास हो गया था, उनकी परेशानियां जो शारीरिक थी, मधुमेह को रोगी हो चुके थे और इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो फिर ये शायद विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कर पाए कि एक धर्म की दकियानूस और तमाम चीजों से निकलने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं एक दूसरे धर्म की उन्हीं सब चीजों में पड़ गए। बेशक वो मानते रहे कि इतनी उसमें दकियानूसी नहीं है, लेकिन अगर आप हम देखते हैं तो धर्मों की अपनी रवायतें होती हैं। और उसपे एक मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक दलित ही बड़े लेखक हुए धर्मवीर, उन्होंने एक हंस पत्रिका में उन्होंने एक सिलसिलेवार लेखन किया और अंबेडकर के इन्हीं विरोधाभासों पे उनका लेखन था कि, और उसमें जिसमें अंबेडकर खास करके बौद्ध धर्म की उन्हीं दकियानूस परंपराओं को मानते हैं और उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। तो धर्मवीर ने बड़ी उनकी आलोचना की है इस बात को लेकर। तो ये उनके जैसे एक हर व्यक्ति के जीवन का कुछ अच्छा बुरा पक्ष होता है, उस तरह से उनके भी जीवन का दूसरा पहलू हो सकता है जी, उसे हमें इसी रूप में लेना चाहिए। और जब हम अंबेडकर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आज भी जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति की, तो राजनीति के केंद्र में अभी भी अंबेडकर है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, दलित की राजनीति करता हो या ना करता हो, लेकिन केंद्र में अंबेडकर रहते हैं। एक तो ये सवाल, दूसरा ये कि आज के दौर में अंबेडकर को हम मतलब क्यों याद करें? पहला तो सवाल जो राजनीति वाला है वो तो मसला ऐसा है, आप जानते ही होंगे कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और उन्हें लगता है कि जो एक जातिगत समूह है, जो एक बड़ा है 18-20% जिसकी आबादी है, और वो बहुत समय से पिछड़ा रहा है, बहुत समय से बहुत खराब स्थिति में रहा है, तो उसको अपलिफ्टमेंट के नाम पे अपने तरफ किया जा सकता है और सब लोग उसको एक वोटिंग ग्रुप के रूप में देखते हैं और उसी तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। आप किसी भी पार्टी को देखें तो, लेकिन उसमें एक चीज माननी पड़ेगी कि वो ग्रुप जो बहुत
पीछे था, अंबेडकर का ही ये प्रभाव था कि वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसे सारे दल जो है, कोई भी दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसे नकार के नहीं चल सकती। और भले ही वो मन में कुछ भी रखे, पर सामने से उस दल को नकार नहीं सकती या उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। तो ये पॉलिटिकली एक जो इन्फ्लुएंस रही उस सोसाइटी की, वो एक अंबेडकर की देन है और उनके संघर्ष की देन है। आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि अंबेडकर का क्या योगदान रहा और हम उससे क्या सीख लें, मुझे लगता है कि अंबेडकर का योगदान दो तीन तरह से माना जाना चाहिए। एक तो ये माना जाना चाहिए कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो और अगर आदमी ठान ले तो वो संघर्ष करे तो वो अपना मुकाम हासिल कर सकता है। दूसरा ये कि जो तर्क है और विवेक है, जब अंबेडकर हिंदू धर्म की आलोचना कर रहे थे और इस सामाजिक विभेद की आलोचना कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग नाराज थे और उन पे बहुत सारे तरह के आरोप लगाए जाते रहे। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि समय मुझे सही साबित करेगा, आप लोग कहते रहिए और एक दिन आप लोगों को लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो बात जो है वो सही है। तो वो अपनी बात से, जो सही बात है उनके हिसाब से, तो उसे कहने से हिचकना नहीं चाहिए, भले ही जमाना आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। जो समाज है वो भले ही आपको समझ ना सके, लेकिन आप अपनी जो सही बात है वो जरूर कहें। एक अंबेडकर का ये योगदान है। तीसरा जो बड़ा योगदान है कि आप किसी चीज को अगर आप कहना चाहते हैं, तो अंबेडकर ने क्या किया कि उसका समग्र अध्ययन किया। ऐसे नहीं कि हवा में उन्होंने कुछ बात कर दी। उन्होंने, आप देखें तो इतिहास से लेके और अर्थशास्त्र तक, राजनीति शास्त्र तक, कानून तक, सब चीज की पढ़ाई अर्जित की और सारे तरह से उन्होंने इक्विप्ड होके उस पर जो है वो अपनी बात रखी और अपना पक्ष रखा। एक तो ये योगदान है। जो चौथा योगदान है कि ये सिर्फ दलित लोगों के लिए नहीं, पिछड़े लोगों के लिए नहीं, मुझे लगता है अगड़े लोगों के लिए भी ये समझने वाली बात है कि जो सामाजिक विभेद है, जो समाज में इस तरह की कुरीतियां हैं, उसमें सबकी ये भूमिका है कि एज ए समाज, एज ए होल, अगर हम समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो इन सब सारी चीजों को हमें तर्क से, विवेक से समझते हुए पीछे छोड़ना पड़ेगा, हमें आगे देखना पड़ेगा। और एक पूरा रोड मैप जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें जो उनकी भूमिका थी, जो एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन जो दिशा दिया हमारे देश को, तो उसमें भी योगदान है। इस तरह से बहुत सारे उनके योगदान हम देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप संवाद कार्यक्रम में। और दोस्तों, जैसा कि देखा कि बातचीत से बहुत सारी चीजें निकल करके आई कि सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता और धर्मनिरपेक्षता के बड़े पैरोकार के रूप में नजर आते हैं अम्बेडकर। और अपने संघर्षों के बदौलत, अपने संघर्षों के बलबूते पर वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और पूरी सामाजिक संरचना को बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। और जैसा कि रामजी भाई ने बताया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जिसकी वजह से आप वो काम कर सकें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप संवाद कार्यक्रम देखते रहें और मित्रों, संवाद कार्यक्रम कैसा लग रहा है ये अपनी प्रतिक्रिया भी हमें देते रहें। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।